हेलो दोस्तों, मैं आज़म स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज़ रीजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, समीक्षा सीरीज में हम यहां पर आर ओ ए आर ओ के लिए पॉलिटी की क्लासेस कर रहे हैं और साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, तो उसी को विस्तार से यहाँ पर देखेंगे। 4 आर्टिकल्स इसमें आते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। और किस आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान है संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित, तो शुरू कर देते हैं। इसके लिए ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 1 जो है वो भारत और उसके नामों के बारे में बताता है। पहले आर्टिकल में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत। ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 जो है उसमें किसी बाहरी क्षेत्र से अपने भूभाग में दूसरे क्षेत्र को प्रवेश कराने से संबंधित प्रावधान है। और आर्टिकल 3 जो है उसमें अपने ही राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हीं के नाम सीमाएं और उनको उनके नाम सीमाएं आदि के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान है। और जो आर्टिकल 4 है इसका भाग 1 का, उसमें जितने भी ये संशोधन होंगे, जितने भी चेंजेस होंगे भारत के भूभाग में, वो आर्टिकल 4 के अनुसार है कि वो संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं होंगे और संसद करेगी, साधारण बहुमत से किए जाएंगे। और देखते हैं और डिटेल में क्या क्या प्रावधान है। देखिए, संविधान का भाग 1 है। भाग 1 कहां से कहां तक है? आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक है। इसी में आर्टिकल 1 जो है ये कहता है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। बाकी अनुच्छेद 1 के आधार पर 2 प्रकार की संकल्पनाएं हैं। ठीक है, 2 प्रकार की संकल्पनाएं यहां पर अस्तित्व में आती है। क्या क्या है? फर्स्ट है भारत का संघ हो, भारत के संघ में राज्य शामिल होते हैं, जिसके साथ क्या क्या? भारत के संघ में राज्य शामिल होते हैं। ठीक है, एक तो भारत संघ में राज्य शामिल होते हैं, ये कहा गया है। और जो दूसरा पॉइंट है उसमें है भारत का राज्य क्षेत्र केंद्र सरकार शक्ति का बंटवारा करती है। जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं उनके अधीन जो केंद्र सरकार है शक्तियों का वितरण करती है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? भारत के राज्य जितने भी भारत में जो पूर्ण रूप से राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज और अर्जित क्षेत्र। अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के अलावा कोई अर्जित क्षेत्र भी है भारत के अधीन, तो वो भी राज्य क्षेत्र में या संघ क्षेत्र में शामिल होगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो राज्य क्षेत्र है, भारत का जो राज्य क्षेत्र है, इसका अर्थ जो है एक व्यापक अर्थ है। ठीक है, इसमें भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जो भी अर्जित क्षेत्र होंगे वो सब इसमें शामिल होंगे। तो राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र एक व्यापक संकल्पना हो गई है, राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होंगे? राज्य, यूटीज और अर्जित क्षेत्र। ठीक है, राज्य, यूटीज और अन्य अर्जित क्षेत्र। ठीक है, तो आर्टिकल 1 जो है भारतीय संविधान का, वो यही बताता है कि भारत के अंदर, मतलब भारत किस किस को कहेंगे, इसका भूभाग कितना है और इसमें कौन कौन से तत्व हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। भारतीय संविधान के भाग 2 का आर्टिकल 2, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में। आर्टिकल 2 क्या बताता है? ये कहता है कि संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। कौन करेगी? ये प्राधिकार किसका होगा? संसद का, यानी विधानमंडल का। जो केंद्रीय विधानमंडल मंडल है अर्थात संसद, उसका ये कार्य होगा। यानी कि किसी विदेशी क्षेत्र को अपने अंदर जो है शामिल कर सकती है। अच्छा, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है 1960 का बेरुवाड़ी मामला। इसमें क्या हुआ था? बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश को कुछ कॉरिडोर जो है प्रदान किए थे भारत ने, और बांग्लादेश से कुछ हमें प्राप्त हुए थे।
तो ये पूरा जो मामला था ये भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 2 है उसके तहत किया गया था। बंगाल का एक विवाद, ठीक है, बेरुवाड़ी विवाद है 1960 का, बंगाल का एक विवाद है जो कि पूर्वी पाकिस्तान और आज क्या है बांग्लादेश उससे संबंधित है। ठीक है, यह विवाद भारत और बांग्लादेश की सीमा सीधा करने से संबंधित था। ठीक है, क्योंकि सीमा जो है काफी ज्यादा इस तरीके से थी करली टाइप में, तो उसको सीधा करने के लिए सीमा को ये बेरुवाड़ी जो मामला है इसके अधीन एक समझौता हुआ था। ठीक है, इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि संसद संविधान संशोधन द्वारा भारतीय क्षेत्र भी विदेशी राज्य को समर्पित कर सकती है। इससे पहले यह प्रावधान नहीं था कि संसद भारतीय क्षेत्र को विदेशी किसी दूसरे देश को प्रदान कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में बेरुवाड़ी मामले में यह निर्णय दिया कि संसद ये काम कर सकती है कि अपने क्षेत्र को किसी दूसरे या विदेशी राज्य को दे सकती है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये यहां से अनुमति मिलने के बाद जो है बांग्लादेश के साथ ये समझौता हुआ। ऐसे ही एक मामला है 35वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 1974 में सिक्किम का भारत में विलय किया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा, पहले 35वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत क्षेत्र में शामिल किया गया और 36वां संवैधानिक संशोधन जो था इससे पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को मिला। अब बात करते हैं, एक ही एग्जाम्पल है आर्टिकल 2 का, 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। जो 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है 2015 के द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा समझौता ये लागू हो गया था 100वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है, 111 गलियारे बांग्लादेश को दिए गए थे और बांग्लादेश ने हमें 51 गलियारे दिए थे। ठीक है, 51 ये रहा। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। देखिए, पहला आर्टिकल किससे संबंधित है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित, और भारत राज्यों का संघ होगा इस बात का वर्णन है। दूसरे आर्टिकल में जो है वो है कि किसी विदेशी राज्य को भारत अपने क्षेत्र में भूभाग में शामिल कर सकता है, विदेशी राज्य के हिस्से को। आर्टिकल 3 है नए राज्य का निर्माण से संबंधित। नए राज्यों का निर्माण, उनके नाम परिवर्तन, सीमाएं परिवर्तन, वो सब आर्टिकल 3 के अधीन होती है। मतलब जो अपना ही भूभाग है, जो ऑलरेडी अपना ही भूभाग है, उसमें कुछ परिवर्तन अगर करना है तो वो आर्टिकल 3 के अनुसार होगा। ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्रफल में बदलाव करे या नए राज्य का निर्माण करे। ठीक है, अब आती है नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है भारत में। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रस्ताव जो है, देखिए ये तो हमने पढ़ ही लिया है, संसद नए राज्यों के निर्माण करने के लिए अधिकार क्षेत्र रखती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है। कोई भी प्रस्ताव अगर नए राज्यों के निर्माण, नाम, सीमाएं परिवर्तन से संबंधित अगर है तो वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन से क्या तात्पर्य है, लोकसभा या राज्यसभा। भारतीय संसद में 2 सदन है, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इन दोनों में से किसी भी सदन में उस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। ठीक है, ये रहा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा, इस तरह का कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर ही लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति क्या करेंगे, विधेयक को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पास भेजेंगे। ठीक है, अगर वो एक राज्य से ही संबंधित है तो उस एक राज्य के पास उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति जो है फॉरवर्ड कर देंगे। अगर वो एक से ज्यादा राज्यों से संबंधित है तो उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति उन सभी राज्यों को फॉरवर्ड करेंगे जिनसे वो संबंधित है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो वो राज्य है जिनसे वो संबंधित है उनकी सलाह ली जाएगी, यहाँ पे उनके विचार जाने जाएंगे। ठीक है, मतलब विधानमंडल से या विधानसभा से
सलाह ली जाएगी उस प्रस्ताव के बारे में, उनके विचार जानने की कोशिश यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति जो है उनके विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है ना। और राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राज्य को एक लिमिट, एक सीमा, समय सीमा दे सकते हैं कि इतने वक्त में आपको इसका जवाब देना है। तो राष्ट्रपति राज्य के विचार हेतु समय सीमा भी तय कर सकते हैं। ठीक है, राज्य के विचार बाध्यकारी नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति के लिए राज्य के जो विचार होंगे, या एक से ज्यादा राज्य भी हो सकते हैं, तो वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं होंगे। उसके बाद क्या होता है, इस पूरी प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति की अनुमति से ही ये सदन में पेश होता है। ठीक है, सदन में पेश हो गया। अब सदन में पेश होने के बाद अगर ये साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रस्ताव में जो प्रावधान थे वो लागू हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी राज्य के नाम से संबंधित है या सीमा परिवर्तन से संबंधित है, जैसे पहले एक एग्जाम्पल है इसका उड़ीसा। उड़ीसा जो राज्य है बंगाल के पास, इसका नाम, जो वर्तमान नाम है वो ओडिशा है। ठीक है, प्रारंभ में इसका नाम उड़ीसा था। तो ये भी परिवर्तन जो है आर्टिकल 3 के तहत और इसी पूरी प्रक्रिया के तहत इस परिवर्तन को किया गया है साधारण बहुमत से। ठीक है, तो साधारण बहुमत से जो है विधेयक पारित अगर हो जाता है तो ये संशोधन लागू हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की। ठीक है, आर्टिकल 4 हमारा क्या बताता है कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी संसद कार्य करेगी वो आर्टिकल 368 के संदर्भ में संविधान संशोधन विधेयक नहीं कहा जाएगा। देखो, हमने जब संविधान के भाग पढ़े थे तो भाग 20 में हमने देखा था आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन का जो प्रावधान था वो आर्टिकल 20 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत भाग 20 में है। लेकिन अगर अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अगर कोई संसद कार्य करती है तो वो आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। यह विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है, क्योंकि यह विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है ना। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक जो है वो आपका विशेष बहुमत से पारित होता है, और विशेष बहुमत भी कौन सा होता है, 2/3 बहुमत। ठीक है, इसीलिए इस प्रक्रिया को या इस संसद के इस कार्य को संवैधानिक संशोधन के अधीन नहीं रखा गया है, क्योंकि ये साधारण बहुमत से पारित होता है, जबकि संशोधन के लिए विशेष बहुमत 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 1950, यानी कि संविधान लागू होने के दौरान भारत में क्या स्थिति, राज्यों की क्या स्थिति थी। ठीक है, 1950 में भारतीय संविधान ने भारत के राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, 4 वर्गों में भारत के राज्य विभाजित थे। पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए या पार्ट का भी कहा गया है, पार्ट भाग ख, भाग गा और भाग घ। ठीक है, पार्ट ए में कौन से राज्य थे, पार्ट ए में ऐसे राज्य थे जिनका नियंत्रण सीधे ब्रिटिश गवर्नर के अंतर्गत आता था। ठीक है, सीधे ब्रिटिश गवर्नर के अंतर्गत आने वाले राज्य जो थे वो पार्ट ए में शामिल थे। और ऐसे कितने राज्य थे, 9 राज्य थे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है जो संविधान लागू होने के दौरान की स्थिति है। भाग बी के जो राज्य थे, ठीक है, भाग बी के जो राज्य थे वहां की क्या स्थिति थी। ऐसे राज्य थे ये जहां पर राजशाही के साथ विधानमंडल भी थी, यहां पर राजशाही भी थी और विधानमंडल भी थी। ठीक है, तीसरे प्रकार इस तरह के भी कितने, 9 राज्य थे। अब हमारे पास कितने हो जाते हैं, पार्ट ए के 9 राज्य होते हैं और पार्ट बी के भी 9 राज्य हो जाते हैं। ठीक है, एक था पार्ट सी। पार्ट सी में क्या था, ऐसे राज्य थे जो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर के अंतर्गत आते थे और साथ में ही इन पर शाही शासन भी था।
ठीक है। तो इन पर शाही शासन और मुख्य आयुक्त का शासन था, ठीक है। और जो भाग बी के राज्य है उसमें राजशाही थी यानी कि शाही शासन और विधानमंडल का शासन था। तो इस तरह के कितने राज्य थे? इस तरह के कुल 10 राज्य थे, ठीक है। और एक हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट डी, उसमें केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल था, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 29 राज्य थे जब भारत का संविधान लागू हुआ था। 4 भागों में वितरित थे, 29 राज्य 4 भागों में वितरित थे। अब जो हमने संविधान के भाग देखे थे और भाग 7 जो कि निरसित कर दिया गया है आर्टिकल 238 में जो था, तो हमने पढ़ा था कि पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य ये सभी पहली अनुसूची में शामिल थे। तो जो वो भाग 7 को निरसित किया गया है वो यही वाले भाग की बात हुई थी, पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य, इन सभी राज्यों को निरसित करके बाद में क्या हुआ, अनेक आयोग और समितियां गठित हुई और 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ठीक है। तो वो एक आगे की बात है, उसको भी अभी देखते हैं, ठीक है। अब ये 29 राज्य थे। इसके बाद राज्यों के पुनर्गठन की बात शुरू होती है और राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले बात आती है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, है ना। इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, धर आयोग का गठन किया, जो कि इस पर विचार करे कि क्या भारत के राज्यों को भाषाई आधार पर वितरित किया जाए या नहीं किया जाए, उनको विभाजित किया जाए या नहीं किया जाए। तो धर आयोग की सिफारिशें देख लेते हैं और इसका कौन कौन इसमें थे और अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। धर आयोग, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद देश के कई हिस्सों से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग शुरू हुई, ठीक है। ये मांग इसलिए उठ रही थी क्योंकि कांग्रेस ने आजादी से पूर्व राज्यों को भाषा के आधार पर विभाजित करने की बात कही थी, ठीक है। इस सिलसिले में भारत सरकार ने क्या किया, एस के धर की अध्यक्षता में जून 1948 को एक भाषाई आयोग का गठन किया या नियुक्ति की। इस आयोग ने लगभग 6 महीने बाद, ठीक है, इस आयोग ने अपना अध्ययन किया और 6 महीने बाद दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना चाहिए, हमें प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए, ठीक है। जिसमें उसने राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा न रखकर प्रशासनिक सुधार या प्रशासनिक सुविधा को रखा, आधार बनाया। इसके बाद जब धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी तो उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, जेवीपी समिति, ठीक है, भाषाई प्रांत समिति, क्योंकि धर आयोग ने तो डायरेक्टली नकार दिया कि भाषाई आधार पर नहीं विभाजित करना चाहिए या पुनर्गठन नहीं करना चाहिए राज्यों का, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के या प्रशासनिक सुधार के आधार पर करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में जेवीपी समिति का गठन हुआ। यह समिति इसलिए थी कि जो धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है उसका ये अध्ययन करे, उस पर ये विचार करे और अपनी राय रखे। तो इसमें कौन कौन थे देख लेते। धर आयोग समिति की रिपोर्ट को जनता एक सिरे से नकार दिया, जनता ने धर आयोग की रिपोर्ट को एक सिरे से नकार दिया है। और देश में बिगड़ती परिस्थितियों को देख भारत सरकार ने दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इन सदस्यों को शामिल करके और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक जो है समिति गठित की, एक नई भाषाई प्रांत समिति इसका नाम दिया गया, ठीक है, इसका गठन किया। इस समिति को इसके सदस्यों के नाम के आधार पर जेवीपी समिति कहा गया, ठीक है। जो इसमें सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इनके नाम पर ही इस समिति का नाम रखा गया। इस समिति ने संसद के सामने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इसने भी माना कि परिस्थितियों को देखते हुए राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा न होकर क्या हो, प्रशासनिक सुविधा हो, ठीक है। तो जेवीपी समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के विभाजन को नकार दिया है। अब धर आयोग ने भी भाषा के आधार पर विभाजन को नकार दिया, जेवीपी समिति ने भी सिरे से नकार दिया। तो अब जनता जो है, जनता में आक्रोश बहुत ज्यादा
फैलता चला गया। तो अब आंदोलन का स्वरूप उत्पन्न हुआ, ठीक है। लेकिन इसके विरोध में एक लंबा आंदोलन चला। यह आंदोलन खासकर देश के दक्षिणी राज्यों में देखा गया, क्योंकि दक्षिणी राज्यों में ही ज्यादा भाषा के आधार पर जो है राज्यों के गठन की मांग हो रही थी, जैसे कन्नड़ भाषी राज्य, तेलुगु भाषी राज्य, तमिल भाषी राज्य, ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है पोती श्री रामालू का, ठीक है, जिनका क्या है आंदोलन के दौरान जो है निधन हो गया था, ठीक है। और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद दक्षिण भारत के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री रामुलू का निधन हो गया, जिससे इस आंदोलन का आवेग और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अतः भारत सरकार को मजबूर होकर अक्टूबर 1953 में अब किया गया, भारत सरकार ने 4 साल बाद 1953 में एक नए आयोग का गठन किया, ठीक है, फजल अली आयोग। भाषाई आधार पर मद्रास से तेलुगु भाषी प्रदेश को अलग कर आंध्र प्रदेश का गठन किया। पहले तो ये आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया, ठीक है। मद्रास जो प्रांत था भारत का दक्षिण भारत में, यहां से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। कब किया? 1953 में। किस आधार पर किया? भाषाई आधार पर, क्योंकि इस आंदोलन जो एक तीव्र आंदोलन चल रहा था, इसमें एक कांग्रेसी नेता की मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल की वजह से। तो अब मजबूर होकर भारत सरकार को भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित करना पड़ा, आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न यहाँ पर आ सकता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब किया गया? 1953 में, ठीक है। अब राज्यों के पुनर्गठन की बात जो है और ज्यादा तीव्र हो गई। अब सरकार ने क्या किया? फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जो राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग और ज्यादा तेज हो गई है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश को तो अपनी जो है बात मान ली गई उसकी बात, तो और राज्यों में भी जो है बात तीव्र हो गई। तो सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। यह भी 3 सदस्यीय आयोग था 1953 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली ही थे, और बाकी 2 सदस्य और थे इसमें, एक तो एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू, ठीक है। तो इसमें भी 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। इस आयोग ने रिपोर्ट क्या पेश की? 1955 में पेश की। तो यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की है? 1955 में। राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार मान लिया गया, लेकिन समिति ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। समिति ने यह बात को बिल्कुल मना कर दिया कि एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल एक ही भाषा किसी राज्य में नहीं होती, और भाषाएं भी होती हैं। राज्य पुनर्गठन के लिए भाषा के अलावा सांस्कृतिक एकरूपता और प्रशासनिक व आर्थिक सुविधा या आर्थिक ढांचे को भी आधार बनाया जाए। भाषाई आधार को मान लिया गया फजल अली आयोग के अनुसार, लेकिन केवल भाषा ही एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत को नकार दिया गया। सांस्कृतिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा और आर्थिक दृष्टि को भी देख करके इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है। अब फजल अली आयोग की जो सिफारिशें थी उनको सरकार ने माना और नए सिरे से एक संवैधानिक संशोधन किया और राज्य का पुनर्गठन 1956 में हुआ, ठीक है। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था? 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग जो स्थापित किया गया था ना, इसके परिणाम स्वरूप किया गया 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। जो आपके संविधान लागू होने के दौरान 29 राज्य थे, ठीक है। 4 प्रकार के राज्य थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के। 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को नए राज्य के रूप में गठित किया गया। तो इस तरह से 30 राज्य टोटल हो गए थे। लेकिन 1956 में 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि टोटल 20 क्षेत्र जो है ऐसे गठित कर दिए गए भारत सरकार द्वारा। वो कौन कौन से? 1956 में भारतीय क्षेत्र क्या थे?
पहले हम राज्यों की बात करते थे, कौन कौन से राज्य थे? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से ये 14 राज्य 1956 में पुनर्गठन के बाद संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये अस्तित्व में आए। अब 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो भारत के जो 6 संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 1950 की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की क्या स्थिति थी? ये पार्ट डी का राज्य था। 1950 में पार्ट डी का राज्य था, पहली अनुसूची की पार्ट डी का अकेला राज्य पार्ट डी में यही था। ठीक है, दूसरे नंबर पर केंद्र शासित प्रदेश रखा गया दिल्ली, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा रहा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप। जो आज लक्षद्वीप नाम से केंद्र शासित प्रदेश है उसका प्रारंभ में जो नाम था 1956 के पुनर्गठन के आधार पर वो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप, ये जो है लक्षद्वीप समूह के 3 बड़े बड़े द्वीप हैं, तो इनके नाम पर ही एक केंद्र शासित प्रदेश रखा गया था। नेक्स्ट था मणिपुर और उसके बाद त्रिपुरा। ठीक है, और वर्तमान में भारत में राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की क्या स्थिति है इसको देख लेते हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे प्रश्न आएंगे इससे रिलेटेड, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, कब कौन सा राज्य नया बना, क्योंकि 14 राज्य थे अब आज 28 हो चुके हैं, तो कौन कौन से राज्य नए बने हैं और किस राज्य से कौन सा राज्य बना है ये भी हम देखने वाले हैं। तो अब हम प्रश्नों की बात करते हैं। ठीक है, ये हमने फ्रेमवर्क इतना सारा देख लिया है, अब प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। ठीक है, ऑप्शन है एक स्वैच्छिक संघ, एक परिसंघ, राज्यों का एक समूह या एक संघ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ही लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या है भारत? यूनियन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का समूह या संघ। ठीक है, तो इसका यहां पर सही उत्तर होने वाला है सी, राज्यों का एक समूह या राज्यों का संघ। देखिए, राज्यों के संघ के रूप में एक बात यहां पर यह सामने आती है कि भारत के जो राज्य हैं ये अपने आप को कभी भी अलग नहीं कर सकते। अविनाशी राज्यों का संघ। मतलब राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वो भारतीय संघ से अलग होना चाहें। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, संघ के लिए संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि यूनियन का प्रयोग किया गया है। यह व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम और दूसरा राज्य पद्धति का प्रकार। तो यहां पर जो एक, अगर यहां पर ऑप्शन में अगर देखते हैं, अगर ऑप्शन में राज्यों का समूह आता है, राज्यों का समूह, और एक संघ आ जाता है, राज्यों का संघ। ठीक है, तो हमें संघ पर जाना है, एक संघ वाला उत्तर सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे यूनियन, इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकंड प्रश्न है, संविधान में संघीय फेडरल शब्द कहां प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, संघीय शब्द कहां प्रयुक्त हुआ है, फेडरल वर्ड। ऑप्शन है प्रस्तावना में या उद्देशिका में हुआ है क्या, पार्ट 3 में हुआ है, अनुच्छेद 368 में हुआ है, या फिर आपका कहीं नहीं, नाउ हेयर। तो हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपनी पहली ही क्लास में पढ़ी थी, क्या वहां पर कहीं
कहीं पर भी संघीय शब्द आया था, फेडरल शब्द तो नहीं आया था, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। पार्ट 3 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, पार्ट 3 मौलिक अधिकार को बताता है। और अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 हमने कहां पे देखा था, भाग 20 में, जहां पे संशोधन की बात है। ठीक है, संशोधन की बात है। और डी ऑप्शन है कहीं नहीं, तो इन तीनों में तो कहीं पर भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, दूसरे का डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है असर्शन और रीजनिंग वाला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, रीजनिंग है भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौतों का परिणाम नहीं है। ठीक है, और इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौतों का परिणाम नहीं है। देखिए, भारत जो संघ है वो विभिन्न राज्य क्षेत्रों में आपस में समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की भी स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। और क्या स्टेटमेंट 2 जो है, जो कारण है, वो कथन की व्याख्या करता है? तो हाँ करता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया है, क्योंकि भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौतों का परिणाम नहीं है और इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, तथा भारतीय संघ राज्यों के एकीकरण का परिणाम नहीं है और इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो जो एक्चुअल पार्ट 1 में आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है वो एक्चुअल क्या है, ये हमसे पूछा है। ए ऑप्शन है हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष, क्या ये है? इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, इंडिया अर्थात भारत, या भारत देश अर्थात इंडिया? तो हमने पढ़ा है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उनकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती हैं। राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उनकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही है देखते हैं। पहला ऑप्शन है संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत एवं संबंधित राज्यों के विधानमंडलों की सहमति से, या फिर डी संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से संघीय सरकार के कार्यपालिका आदेश द्वारा। तो पार्ट आर्टिकल 3 जब हम पढ़ रहे थे तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया में हमने देखा था कि जो नए राज्य का निर्माण होगा या सीमा और नामों में परिवर्तन होगा वो संसद करेगी और साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये विधेयक पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति राज्यों के विचार के लिए उनके पास ये विधेयक फॉरवर्ड करते हैं। उनके जो विचार हैं या सुझाव है उनको मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक है, तो साधारण बहुमत द्वारा इसमें ये संशोधन या परिवर्तन किया जाता है। तो संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, ए इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने अभी बोली है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत का संविधान संसद को साधारण बहुमत से कोई संकल्प पारित कर नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो साधारण बहुमत लिखा हुआ है तो ये कथन आपका सही हो जाता है। कथन बी है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था।
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिया गया था। तो हाँ 2019 में चूंकि अनुच्छेद 370 को जो है समाप्त कर दिया गया है, तो ये बात सही है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। अगर यहाँ पे होता कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, तो आज के वर्तमान के लिए कथन गलत हो जाता है। ठीक है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग प्रश्न है हमारा उसके अनुसार इसके दोनों कथन सही होंगे। ठीक है, सी आएगा इसका सही उत्तर। अगर यहाँ पर है होता तो इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो पहला इसका सही आ जाता है आंसर। ठीक है, यहाँ पर आएगा सी। भारत का संविधान संसद को साधारण बहुमत से कोई संकल्प पारित कर नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है, परंतु अनुच्छेद 4 में यह लिखा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं और क्षेत्रों में परिवर्तन जो होगा वो साधारण प्रक्रिया से होगा, साधारण बहुमत द्वारा होगा, अनुच्छेद 368 के तहत नहीं किया जाएगा। ठीक है, संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, यह कथन बिल्कुल ठीक है। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है और अनुच्छेद 370 का केवल खंड 1 जो है वो लागू रहेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर यहां पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों के गठन और विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। ठीक है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये कथन हमारा सही है, बढ़ा सकती है, आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, आर्टिकल 3 के अनुसार ही। संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती है, तो क्या ये सही है? सीमा में परिवर्तन भी कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फोर्थ, संसद किसी राज्य का नाम नहीं बदल सकती है। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। अब प्रश्न हमारा क्या था, नए प्रश्न अब नीचे देखते हैं, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि कौन से सही नहीं है। सही कौन कौन से नहीं है? कथन 3 और कथन 4। ठीक है, तो सी इसका हो जाएगा सही उत्तर। अगर सही स्टेटमेंट पूछता तो 1 और 2 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहां पर भी हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट ए है, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। किस आर्टिकल्स का अकॉर्डिंग होता है? आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। उसी में राज्यों के नाम, सीमाएं और क्षेत्र परिवर्तन से संबंधित बात कही गई है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हमने राज्य निर्माण की प्रक्रिया में समझा था कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी विधेयक इस तरह का संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय, ठीक है, पेश नहीं किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरे स्टेटमेंट है, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। ठीक है, और फोर्थ स्टेटमेंट है 368, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य के विधानमंडल को इस तरह का प्रस्ताव भेजते हैं विचार के लिए। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो, इस तरह का कोई भी कार्य संसद का वो आर्टिकल 368 के अधीन नहीं आएगा, तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा डी। और हमें गलत ही बताना है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी।
इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति या पद्धतियां सही हैं? ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है साधारण बहुमत द्वारा सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो साधारण बहुमत द्वारा ही होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। राष्ट्रपति की अनुशंसा से जो आमतौर पर विधेयक को उन राज्यों के विधानमंडल को भेजते हैं जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों के प्रभावित होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या जो विधानमंडल के प्रस्ताव हैं, विधानमंडल के जो सुझाव हैं, वो यहाँ पर बाध्य होते हैं, नहीं होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रपति की अनुशंसा से थोड़ी होता है, संसद करती है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ठीक है, राष्ट्रपति की अनुशंसा से जो आमतौर पर विधेयक को उन राज्यों के विधानमंडल को भेजते हैं जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों के से प्रभावित होने वाला है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुशंसा तो होती है इस विधेयक को पारित करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी इसका सही हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 and 2 बोथ राइट। दसवां प्रश्न है नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? क्या लोकसभा को प्राप्त है, संसद को, राजनीतिक दलों को, या केंद्र सरकार को? ठीक है, आरओ का प्रश्न है। तो अभी हम देख ही रहे हैं कि संसद जो है राज्यों के नाम सीमाएं परिवर्तन करती है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए संसद सशक्त है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक केवल राज्यसभा में तथा केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो जब हम आर्टिकल 3 देख रहे थे, हमने देखा था कि इस तरह का कोई भी विधेयक राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी लाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है केवल राज्यसभा, तो ये तो यही गलत हो जाता है स्टेटमेंट, और पहला सही है। तो इस आधार पर कौन सा उत्तर होगा? केवल एक, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया से, अनुच्छेद 130 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, सी है अनुच्छेद 70 में दी गई प्रक्रिया के अकॉर्डिंग, या फिर अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। तो अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार जो है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन होता है, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ठीक है, 3 के तहत कौन सा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, नए राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, जब हम आर्टिकल 2 और 3 देख रहे थे, तो 2 तो संबंधित था वो किसी बाहरी क्षेत्र से या विदेशी राज्य से अपने भूभाग में किसी नए क्षेत्र को प्रवेश कराने से संबंधित है, और भाग 3 जो है वो अपने ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमाओं और उनके भूभाग में परिवर्तन से है। तो नए राज्यों के प्रवेश की यहाँ पर बात हो रही है, ये आर्टिकल 3 के तहत नहीं है, ये आर्टिकल 2 की बात है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। ये किससे संभव है? आर्टिकल 2 से संभव है, 3 से नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें गलत कथन यहां पर चयन करना है। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता नागरिकों और अनागरिकों दोनों को प्राप्त है। बी, राज्य के नाम का परिवर्तन, राज्य विधानसभा की शक्ति। ठीक है,
हम यही देख रहे हैं कि राज्य के नाम में जो परिवर्तन होगा वो केवल संसद कर सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य विधानसभा, ठीक है। तो इस कथन से ही ये यहाँ पे समझ में आ जाता है कि ये गलत है, ठीक है। तो हमें क्या है, सुमेलित नहीं है, गलत को ही हमें चयन करना था। तो बी इसका सही उत्तर यहाँ पर आ गया है। सी और डी को भी देख लेते हैं कि सी और डी में क्या दिया हुआ है। नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति, तो ये ठीक है, आपका संसद ही करती है। और डी है सरकारी नौकरी में समानता, केवल भारतीय नागरिकों को अवसर की प्राप्ति, ठीक है। तो सरकारी नौकरी में जो समानता का भाव है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी हमें गलत कथन का चयन करना है। संसद की शक्ति, नए राज्यों का सृजन करना, तो ये सही हो जाता है। राज्य विधानमंडल की शक्ति, राज्य का नाम बदलना। देखिए, नए राज्य का गठन करना हो या या राज्य का नाम बदलना हो, ये दोनों किसकी शक्तियां हैं, संसद की है। और यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य विधानमंडल। तो ये भी सेम क्वेश्चन पहले की तरह है, बस लैंग्वेज चेंज है। तो इसका भी सही उत्तर आ जाएगा बी। विधि के समक्ष समता जो है वो भारतीय और गैर भारतीय नागरिक दोनों को प्राप्त है, और अवसर की समानता जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अभी हम जब अपनी मौलिक अधिकार वाली क्लास करेंगे तो उसमें ये जानेंगे कि केवल भारतीय को प्राप्त कौन कौन सा अधिकार है। तो जो केवल भारतीय को प्राप्त है वो यही वाला है कि अवसर की समानता केवल भारतीय को है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सभी जो आ जाते हैं केवल भारतीयों को प्राप्त जो है मौलिक अधिकार होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, ठीक है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ठीक है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, और एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, क्या ऐसा है? राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में राज्यों को कोई अधिकार है क्या? हमने अभी पढ़ा संसद को एकमात्र संसद को ही अधिकार है, राज्यों को तो कोई अधिकार है ही नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्टेट में इंक्लूड यूनियन टेरिटरी। स्टेट ऐसा नहीं कर सकता है, ये सब कार्य जो है संसद ही कर सकेगी। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है, वे कौन कौन से हैं? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति तथा संसद। देखिए, कभी कहीं हमने सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र पढ़ा क्या? अभी नहीं। संसद, सर्वोच्च न्यायालय तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। राज्य निर्माण की प्रक्रिया जब हम पढ़ रहे थे तो कोई प्रस्ताव आएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा, तो राष्ट्रपति एक यहाँ पर तत्व हो जाते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस प्रस्ताव को संबंधित राज्य के राज्य विधानमंडल में फॉरवर्ड कराते हैं, तो राज्य विधानमंडल भी यहाँ पर शामिल हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस प्रस्ताव को संसद में पेश कराते हैं, तो संसद भी शामिल हो गया। तो राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य का विधानमंडल, ये तीनों जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तीनों कंपोनेंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम हमने पढ़ा, फजल अली आयोग की सिफारिश के बाद 1956 में 7वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन हुआ। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या क्या है। अधिनियम का संबंध राज्यों की सीमाओं का फिर से रेखांकन करने की समस्या से था। यह सन 1956 में पारित हुआ था। सी है, इसने 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का सृजन किया। डी है, राज्य की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिए खींची गई थी। हमें यहाँ पर गलत कथन ही बताना है। ठीक है,
पहला है अधिनियम का संबंध राज्यों की सीमाओं या फिर से रेखांकन करने की समस्या से था। हाँ, तो ये तो था ही, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात हो रही थी। दूसरा है यह 1956 में पारित हुआ। हाँ, 1956 में ही पारित हुआ था और 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था। उसी की सिफारिश के आधार पर 1956 में इस बिल को पास किया गया। इसने 14 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों का सृजन किया। हमने ये भी देखा था कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। उसके बाद राज्य की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिए खींची गई थी। ठीक है, तो विशेष तौर पर किसके लिए खींची गई थी राज्य की सीमाएं? भाषाई आधार पर इन्होंने बात मानी थी, लेकिन प्रशासनिक आर्थिक ये जो थी ये सेकेंडरी चीज थी, सेकेंडरी इसको रखा गया था। तो डी इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। भारत सरकार द्वारा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। ठीक है, और इनके साथ कौन कौन अन्य मेंबर्स थे? एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इस अधिनियम का संबंध राज्यों की सीमाओं को फिर से रेखांकन करने से था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य बना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जो कि 1 नवंबर 1956 से प्रभावी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following was not associated with State Reorganization Commission? State Reorganization Commission अर्थात किसकी बात हो रही है? यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उससे ही संबंधित बात हो रही है, और वो भी ऑप्शन के आधार पर हम देखते हैं। सैयद फजल अली, HN कुंजरू, KM पडिक्कर और KM मुंशी। तो कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन? फजल अली, KM पडिक्कर और HN कुंजरू। ठीक है, तो यहां पर KM मुंशी का नाम आया हुआ है, जो कि इसके सदस्य नहीं थे। KM मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुने। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है, जस्टिस फजल अली, KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। ठीक है, तो अभी अभी हम देख कर आए, तीनों थे, सही हो जाता है। दूसरा है कथन, आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। ठीक है, आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। तीसरा कथन हमारा हो जाता है, थर्ड स्टेटमेंट है, संसद के पास पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, तो हाँ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, तो ये भी ठीक है आपका। लेकिन जो बीच वाला स्टेटमेंट है, आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया, तो देखिए 1956 में पुनर्गठन के दौरान बंबई और पंजाब का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, बंबई से बाद में गुजरात राज्य बना है। ठीक है, 1956 के बाद बना है 1960 में, और पंजाब से हरियाणा राज्य बना है बाद में। ठीक है, 1956 में नहीं बना था, तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 कहां पर है? ऑप्शन डी में, डी इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, वन लाइनर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 के दशक के भाषाई राज्यों की प्रबल मांग के उपरांत निम्नलिखित में से कौन से राज्य पुनर्गठित हुए? ठीक है,
कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश। 1950 के दशक के भाषाई राज्यों की प्रबल मांग के बाद। ठीक है, तो कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ है देख लेते हैं। देखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश। देखिए, उस टाइम मद्रास राज्य था, कर्नाटक नहीं था, मद्रास। ठीक है, और मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया था। ठीक है, कर्नाटक का तो कोई नाम नहीं था, तो फर्स्ट यहां पर गलत हो जाता है। दूसरा महाराष्ट्र है। ठीक है, दूसरा यहां पर ऑप्शन है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र नहीं था उस टाइम जब हमने 14 राज्यों के नाम देखे थे, तो बॉम्बे एक राज्य था। ठीक है, उस टाइम महाराष्ट्र का भी नाम नहीं था। बॉम्बे से बाद में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य 1960 में बने हैं। ठीक है, तो आपका ये बी ऑप्शन भी महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र का तो गठन हुआ था। ठीक है, 1960 में, लेकिन महाराष्ट्र से गुजरात को अलग कर दिया गया था। तीसरा है पंजाब। ठीक है, पंजाब का यहाँ पर विभाजन जो है भाषाई आधार पर नहीं हुआ था। तो फर्स्ट एंड थ्री यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर भी है, यहाँ से हट जाएगा, थ्री यहाँ पर है, यहाँ से हट जाएगा, एंड फर्स्ट यहाँ पर है, ये हट जाएगा। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो किन किन राज्यों का गठन हुआ था? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का। ठीक है, सी उत्तर हो जाता है इसका सही। 1950 के दशक में भाषाई राज्यों की प्रबल मांग के उपरांत आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का गठन हुआ। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने एक नए राज्य के लिए रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। आमरण अनशन के दौरान 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई थी। आंदोलन तीव्र और हिंसक हो गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने तेलुगु भाषियों के लिए नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। ठीक है, और 1960 में महाराष्ट्र राज्य का पुनर्गठन किया गया दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश प्रारंभ हुआ? धर समिति की रिपोर्ट के अनुसार हुआ था क्या? नहीं, धर समिति ने तो नकार दिया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए। न्यायमूर्ति वांचू समिति रिपोर्ट, पी श्री रामल्लू की मृत्यु और राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश प्रारंभ हुआ था? श्री रामल्लू की मृत्यु के कारण, सी। नेक्स्ट है, भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया। भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किसने किया था? नेहरू रिपोर्ट ने, धर कमीशन रिपोर्ट ने, कैबिनेट मिशन योजना ने, या साइमन कमीशन ने। ठीक है, तो यहां पर 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है ना, उसी ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात जो है शुरू कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद धर कमीशन, ठीक है, धर कमीशन ने क्या है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को नकार दिया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है बी, धर कमीशन रिपोर्ट ने। भाषाई राज्यों का पृष्ठांकन एसके धर कमीशन रिपोर्ट ने किया था। धर आयोग का गठन 4 सदस्यीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इस आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके धर थे। ये कौन थे एसके धर? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। इस आयोग का कार्य विशेष रूप से दक्षिण भारत में उठी इस मांग की जांच करना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए अथवा नहीं। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। तो यहीं से तो इसकी पृष्ठभूमि तय हो गई थी। जब एसके धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया, तो इसके भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग और ज्यादा तीव्र हो चुकी थी। ठीक है, तथा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग 1948 का अधिदेश था? पहला ऑप्शन है राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना,
यह संस्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करना, यह परीक्षण करना कि क्या मद्रास नगर को आंध्र में अंतरित किया जा सकता है। तो भारत सरकार ने इसीलिए इस आयोग का गठन किया था कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना सही होगा या नहीं। तो इसका बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी। ठीक है, कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी। तो 8, 7, 6 या 5। तो 5 आंचलिक परिषदें गठित की गई थी। तो 5 डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, ये 5 जो है आंचलिक परिषदें 1956 के अधिनियम के जरिए से की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है वांचू रिपोर्ट। वांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषा के आधार पर भाषाई राज्य गठित किया गया था। वांचू रिपोर्ट के आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ABCD। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ऑप्शन में मिस्टेक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू। तो वांचू कौन थे, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इनके नेतृत्व में एक समिति केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के गठन के समय रायलसीमा व तटीय आंध्र के मध्य राजधानी के विषय को लेकर हुए विवाद को सुलझाने हेतु गठित की गई थी। तो यह रिपोर्ट समिति द्वारा वर्ष 1953 में प्रस्तुत की गई थी। तो आंध्र प्रदेश के गठन से संबंधित वांचू रिपोर्ट है। ठीक है, वांचू रिपोर्ट के आधार पर ही आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। मार्च 2014, फरवरी 2014, जनवरी 2014 या अप्रैल 2014। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना राज्य पृथक किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति को कब इसको मंजूरी मिली थी, तो मार्च 2014 को। और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हो गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम मार्च 2014 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। इसके तहत अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कर दिया गया। यह अधिनियम 2 जून 2014 से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। ठीक है, ये 4 राज्य दिए हुए हैं और इनको हमें व्यवस्थित करना है कालक्रम अनुसार। देखिए, नागालैंड, देख लेते हैं इन राज्यों को कब कब गठित किया गया है। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ। 1 दिसंबर 1963 को। इसके बाद हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर 1966 को।
ठीक है। इसके बाद सिक्किम को 1975 में 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में। ठीक है, सिक्किम को 16 मई 1975 में। और उसके बाद 20 मई 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य के रूप में भारत में अपनाया गया। ठीक है, तो सही क्रम क्या होना चाहिए, पहले 1963 में नागालैंड आएगा, उसके बाद हरियाणा 1966 में। तो नागालैंड के बाद हरियाणा के बाद सिक्किम 1975 में, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश आपका 1987 में। तो बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा 1963 में नागालैंड राज्य का गठन किया गया, जिसमें नागा पहाड़ी और त्वेनसांग क्षेत्र का राज्य क्षेत्र मिलाया गया। उसके बाद 1966 में हरियाणा को भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जो कि पंजाब से अलग हुआ था। 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को क्या किया गया, यहाँ पे सह राज्य का दर्जा दिया गया भारत के लिए। और 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था 1975 में। ठीक है, और 1987 में अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश क्या था, पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, और 1987 में इसको पूर्ण राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। ठीक है, तो राज्यों का गठन का समय देख लेते हैं, कुछ का यहाँ पे दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश 1953 में हुआ था। ठीक है, राजस्थान का गठन 1956 में, गुजरात और महाराष्ट्र, ये बॉम्बे जो राज्य था, बॉम्बे प्रांत था, उसको विभाजित करके 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र, गुजराती भाषियों के लिए गुजरात और मराठी भाषी जनता के लिए महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नागालैंड की। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 में, हरियाणा नागालैंड के बाद 1 नवंबर 1966 में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971 में, हिमाचल प्रदेश के बाद आते हैं मेघालय और त्रिपुरा। इन दोनों को 1972 में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद सिक्किम को 1975 में 16 मई 1975 को 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद पूर्ण राज्य के रूप में सिक्किम को शामिल किया गया। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया गया 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, उसके बाद गोवा को 30 मई 1987 को। तो 1987 में अरुणाचल प्रदेश और गोवा 2 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। और उसके बाद 3 राज्य बने सन 2000 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इनका क्रम भी आ जाता है कभी कभी। पहले छत्तीसगढ़ वाले विधेयक को लागू किया गया था, तो वो है 1 नवंबर 2000 का। उसके बाद 9 नवंबर 2000 का है उत्तराखंड का, और उसके बाद आता है 15 नवंबर सन 2000 का झारखंड का। और झारखंड के बाद अभी हमने देखा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना गठित हुआ था, और ये 29वें राज्य के रूप में भारत में शामिल हुआ था। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश करने वाला राज्य कौन था? तो अभी हमने देखा सिक्किम को 35वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया था। 35वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, कब? 1975 में। तो सिक्किम यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागालैंड का राज्य बनना, नागालैंड कब राज्य बना? 1963 में। अभी आपने देखा 1963 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में। ठीक है, सी पर है हरियाणा का राज्य बनना। हरियाणा राज्य कब बना था? 1966 में बना था, अभी हम देखकर ही आए हैं।
और नेक्स्ट है हमारा गुजरात का राज्य बनना। गुजरात राज्य कब बना था? बॉम्बे प्रांत से 1960 में। ठीक है, तो इसी को हमें यहाँ पर काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले हमारा आएगा 2, 2 के बाद आएगा 56 के बाद 63, 2 1। ठीक है, 56 के बाद आएगा 60, पहले 2 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 3, 2 4 1 3। डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। तो गोवा का गठन कब हुआ था? 1987 में। तेलंगाना 2014, झारखंड सन 2000 और हरियाणा 1966। हरियाणा किस राज्य से पृथक हुआ था? पंजाब से। तो सही क्रम क्या होना चाहिए? सबसे पहले आएगा 1966 वाला हरियाणा, 4th नंबर पे फर्स्ट आ जाएगा। तो 4th पहले नंबर पे यहाँ पर है। 4th के बाद आएगा गोवा 1, 4th 1 3 एंड 2, 4 1 3 एंड 2। ठीक है, बी इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालक्रम की पहचान कीजिए। पहला है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। तो आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य 1953 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है 1972 में गठित हुआ था, 1971 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा कब हुआ? 1966 में हरियाणा का गठन हुआ और सिक्किम का 1975 में 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा भारत में राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो फर्स्ट यहाँ पर पहले 1 आएगा, 1 के बाद 3, 1 3 2 एंड 4। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 3 2 एंड 4। बी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों राज्य निर्माण की तिथि में कौन सा सुमेलित है? ठीक है, हरियाणा 1 नवंबर 1966 में। ठीक है, हरियाणा 1 नवंबर 1966 में हुआ था। अभी हम देख कर आए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सही सुमेलित हमें बताना था, ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्यों के निर्माण का कौन सा सही कालानुक्रम है? ठीक है, कालानुक्रम के अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये हमें अच्छे से याद हो जाएंगे अब। ठीक है, सही उत्तर का हमें चयन करना है। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम। तो छत्तीसगढ़ का हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को। 1987 को एक राज्य का गठन और हुआ था, वो कौन सा है? गोवा। झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000। और उसके बाद सिक्किम, सिक्किम का गठन कब हुआ था? 1975 में। और इसकी तिथि क्या है सिक्किम की? 16 मई 1975। ठीक है, तो यहां पर अरेंजमेंट करते हैं। पहले आएगा 1975, 4 के बाद आएगा यहाँ पे 2, 4 2 1 एंड 3। तो यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट के अनुसार दीजिए। हरियाणा का 1966, सिक्किम का 1975, नागालैंड का 1963 एंड मेघालय का गठन कब हुआ था? इन 3 के अनुसार ही हम कोशिश करते हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले आएगा आपका 3 3 1 एंड 2। 3 1 एंड 2 का क्रम कहाँ पर आता है? 3 1 4 2। ठीक है, तो सी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
बॉम्बे प्रोविंस, बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था 1963, 60, 57 और 53। तो 1960 में बम्बई प्रांत को महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत में चौथा आम चुनाव, ठीक है, भारत में चौथा आम चुनाव। हरियाणा राज्य का बनना, हरियाणा राज्य कब बना था? 1966 में। ठीक है, हरियाणा राज्य कब बना था? 1966 में। और भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था? पहला हुआ था आपका 1952 में, चौथा हुआ था 1967 में। ठीक है, मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? मेघालय तथा त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा। तो मैसूर का राज्य नाम जो है 1973 में कर्नाटक के रूप में बदला गया था। और मेघालय और त्रिपुरा का गठन हुआ था 1972 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? 2 पहले आएगा, 2 के बाद आएगा हमारा 1 1967, 1 के बाद 1972 आएगा पहले, फिर 1973। तो 2, 1, 4 एंड 3, 2, 1, 4 एंड 3, ए इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, हरियाणा राज्य का गठन 1966 में पंजाब से अलग करके किया गया था। चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ था। ठीक है, पहला हुआ था 1952 में, दूसरा 1957 में, तीसरा 1962 और चौथा 1967 में। ठीक है, मेघालय तथा त्रिपुरा राज्य का गठन 1972 में हुआ था, जबकि मैसूर राज्य का नाम 1973 ईस्वी में बदलकर क्या किया गया? कर्नाटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है, यानी कि एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन? अंबाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक, ये 4 शहर दिए हुए हैं। कौन कौन से हमें अवस्थित है ये बताना है। ठीक है, अंबाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक। तो यहाँ पर करनाल और रोहतक, जो ये 2 हरियाणा के शहर हैं, ये एनसीआर में शामिल हैं। खुर्जा और अंबाला, अंबाला पंजाब का है और खुर्जा बुलंदशहर यूपी का है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के 14 जिले शामिल हैं। एनसीआर में कितने? हरियाणा के 14 जिले हैं। फरीदाबाद, गुड़गांव, नूहू, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, दादरी और महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद और करनाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। यूपी के कितने हैं? 8 जिले। और यूपी के कौन कौन से हैं ये हमारे लिए बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर, शामली। ये 8 जिले यूपी के एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं। तथा राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं, अलवर और भरतपुर। राजस्थान के कितने हैं? 2 जिले, अलवर और भरतपुर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, हाँ, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। हाँ, तो ये भी जो जेवीपी समिति थी ये भी पक्ष में नहीं थी भाषाई आधार पर गठित करने के। तो तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में देखिए, ये वही एक्सप्लेनेशन है जो अभी मैंने बताई है। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। हमें गलत कथन का चयन करना है, गलत कथन यहाँ पर ढूंढना है कौन सा है। भारत में राज्यों के उनके अपने संविधान नहीं हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, राज्यों के अपने संविधान नहीं हो सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान था। ठीक है, तो हाँ, आज़ादी के बाद जो है जम्मू कश्मीर राज्य को अपने संविधान अलग रखने की अनुमति थी, तो ये कथन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में राज्यों को भारत संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है। दिल्ली के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% हो सकती है। तो देखिए, जनरली जो केंद्र और राज्य विधानसभाएं, वहां पे जो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या है वो 15% होती है, लेकिन दिल्ली के लिए कितना है? दिल्ली के लिए 15% नहीं है, दिल्ली के लिए है 10%। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। हमें गलत बताना था ना, यही स्टेटमेंट गलत है, तो डी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। दिल्ली के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या मुख्यमंत्री को लेकर विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10% ही हो सकती है। ये कौन से संवैधानिक संशोधन से ये बात हुई? 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 द्वारा संघ तथा अन्य राज्यों के लिए यह संख्या 15% तय की गई थी। ठीक है, भारत में राज्यों के उनके अपने संविधान नहीं हो सकते हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खंड बी को भी समाप्त कर दिया गया है, बी और 3 को। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब भारत के किसी भी राज्य एवं संघ राज्य का अपना कोई संविधान नहीं है। ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर था। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा और प्रशासक द्वारा। ठीक है, तो जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश है उनका जो प्रशासन का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ही वहां पर प्रशासक होते हैं या फिर उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर प्रश्नों का समापन हो जाता है। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति में निहित है। सभी संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रपति के अभिकर्ता एजेंटों के रूप में कार्य करते हुए प्रशासक द्वारा प्रशासित होते हैं। ठीक है, प्रशासक होते हैं या फिर उपराज्यपाल भी प्रशासक के रूप में ही होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239(1) में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक करेगा जितना कि वह ठीक समझता हो। राष्ट्रपति उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के पद नाम में एक रूपता नहीं है। दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा पुडुचेरी में उपराज्यपाल तथा शेष सभी प्रशासक का प्रावधान है, शेष सभी में। ठीक है, तो आज की हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल पर बने रहिए, इसके लिए धन्यवाद।